Hello students, welcome to chemistry class. Today I will explain you structure of proteins. It is little bit difficult, but I will explain you in a very simple manner. So let us start our topic. स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को पढ़ने से पहले थोड़ा सा हमें रिकॉल करना पड़ेगा प्रोटीन किससे बने थे, कैसे बने थे। हमें पता है प्रोटीन जो है वो पॉलीमर है। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि प्रोटीन्स आर द पॉलीमर्स ऑफ एमिनो एसिड्स, अल्फा एमिनो एसिड्स। तो वो अल्फा एमिनो एसिड्स जो है वो आपस में कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के थ्रू जुड़ते हैं और उनमें से वाटर रिमूव होता है, एक एमाइड बॉन्ड बनता है और उस एमाइड बॉन्ड को हम बोलते हैं पेप्टाइड लिंकेज। और इसी तरीके से पेप्टाइड लिंकेज के थ्रू कई एमिनो एसिड्स आपस में जुड़ते चले जाते हैं और जब उनका नंबर 100 हो जाता है और उसका मॉलिक्यूलर वेट 10,000 से ज्यादा हो जाता है तो उस एमिनो एसिड्स की उस लंबी पॉलीपेप्टाइड चेन को हम कहते हैं प्रोटीन। तो प्रोटीन किससे बना? अल्फा एमिनो एसिड से। और अल्फा एमिनो एसिड्स जो हैं वो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन से पेप्टाइड बॉन्ड से आपस में जुड़कर क्या बनाते हैं? पॉलीपेप्टाइड चेन। यानी अल्फा एमिनो एसिड से क्या बनी? पॉलीपेप्टाइड चेन। और जब ये पॉलीपेप्टाइड चेन 100 से ज्यादा एमिनो एसिड्स के आपस में जुड़ने से बनती है और उसका वेट 10,000 से ज्यादा हो जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? प्रोटीन कहते हैं। प्रोटीन्स आर द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर बॉडी। प्रोटीन्स न केवल हमारी बॉडी को बिल्डअप करते हैं बल्कि ये हमारी ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल है, हमारी मेंटेनेंस के लिए रेस्पॉन्सिबल है और हमारी बॉडी में बहुत सारी फंक्शनल एक्टिविटीज करते हैं। तो नो डाउट प्रोटीन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। लेकिन हमें ये सब पता होने के बाद भी कि प्रोटीन बनते हैं अल्फा एमिनो एसिड से और अल्फा एमिनो एसिड जो है पॉलीपेप्टाइड चेन बनाते हैं और उन पॉलीपेप्टाइड चेन्स के ही क्या बनता है? प्रोटीन। इसके बावजूद भी हमें प्रोटीन का स्ट्रक्चर करना पड़ता है। तो प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है इज नॉट अ सिंपल स्ट्रक्चर। एक सिंपल स्ट्रक्चर नहीं है जैसे मैंने भी आपको बोला कि अल्फा एमिनो एसिड्स आपस में जुड़ जाएंगे और पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाएगी और प्रोटीन बन जाएगा, ऐसा नहीं है। प्रोटीन एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है और काफी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है। केवल एमिनो एसिड्स के जुड़ने से पॉलीपेप्टाइड चेन के बनने से ही प्रोटीन नहीं बनता। वो पॉलीपेप्टाइड चेन फिर फोल्ड होती है और फोल्ड होकर के वो प्रोटीन का स्ट्रक्चर बनाती है। तो मैं आपको बिल्कुल एक सिंपल वे में इसको समझाने की कोशिश करती हूँ। तो जब हम प्रोटीन का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो सबसे पहले तो कि प्रोटीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है? एक 3D स्ट्रक्चर होता है, 3 डायमेंशनल होता है। ठीक है। प्रोटीन के स्ट्रक्चर को समझने के लिए इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है जिसमें सबसे पहले आता है इसमें प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। इसके बाद हम पढ़ेंगे सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन एंड आफ्टर दैट हम पढ़ेंगे टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन एंड इन लास्ट हम पढ़ेंगे क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। 1 बाय 1 करके हम पढ़ेंगे क्योंकि प्राइमरी स्ट्रक्चर के फोल्ड होने से बनता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर और सेकेंडरी स्ट्रक्चर के फोल्ड होने से बनता है टर्शियरी स्ट्रक्चर और फिर टर्शियरी स्ट्रक्चर का 3 डायमेंशनल स्पेस में अरेंजमेंट होता है, उससे बनता है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो हम सबसे पहले इसमें पढ़ेंगे प्राइमरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर बिल्कुल सिंपल स्ट्रक्चर है। प्राइमरी स्ट्रक्चर हमें क्या कहता है? इट टेल्स सिंपली द सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड्स इन अ पॉलीपेप्टाइड चेन। हमें पता है एमिनो एसिड्स कई तरह के होते हैं और वो एमिनो एसिड्स जो है एक सीक्वेंस में जुड़ते हैं और उनके एक सीक्वेंस में जुड़ने से थ्रू पेप्टाइड लिंकेज जो हमें पॉलीपेप्टाइड चेन मिलती है उसको हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन।
इसमें हमें सिर्फ यही याद रखना है कि ये इट टेल्स अबाउट स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड, स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड। सपोज करो हमारे पास एक एमिनो एसिड है A1, दूसरा एमिनो एसिड है A2 और तीसरा एमिनो एसिड है A3। तो इनके बीच में ये कौन सा बॉन्ड बन रहा है, पेप्टाइड बॉन्ड, और इस पेप्टाइड बॉन्ड से हमें क्या मिल गई है, एक पॉलीपेप्टाइड चेन। फॉर एग्जाम्पल मैंने अपना फर्स्ट एमिनो एसिड क्या लिया, ग्लाइसिन GLY, दूसरा लिया मैंने एनालाइन और तीसरा मैंने लिया लाइसिन। जब इनके बीच में कंडेंसेशन होगा और पेप्टाइड बॉन्ड बनेंगे तो हमें एक चेन मिलेगी। इस चेन में सीक्वेंस क्या है कि ग्लाइसिन के बाद क्या आएगा, एनालाइन, और एनालाइन के बाद में क्या आएगा, लाइसिन आएगा। अगर ये सीक्वेंस हम चेंज कर दें, से कि हमने पहले क्या लिख दिया, यहाँ पर ALA लिख दिया, फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, GLY, और फिर उसके बाद मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे LYS। यानी पहले ग्लाइसिन किससे जुड़ा हुआ था, एनालाइन से, और एनालाइन किससे जुड़ा हुआ था, लाइसिन से। लेकिन हमने बस एक सीक्वेंस चेंज करी, एनालाइन को जोड़ा ग्लाइसिन से और ग्लाइसिन को जोड़ दिया हमने लाइसिन से। तो इसका मतलब ये प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या हो गया, चेंज हो गया। अगर मैं यहाँ पर इनके नंबर चेंज कर दूं, जैसे कि मैंने यहाँ एक एनालाइन लिया है, इसकी जगह पर मैं यहाँ पे दूसरा एनालाइन ले लेती, यानी मैं एनालाइन की जो संख्या है वो बदल देती। सपोज करो मैं ये ले लेती एनालाइन, एनालाइन, ग्लाइसिन, तो भी उसका प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या हो जाता, चेंज हो जाता। तो मेरे ख्याल से आप अच्छे से समझ गए होंगे कि प्राइमरी स्ट्रक्चर में हमें कुछ नहीं याद करना, सिर्फ ये याद करना है कि प्राइमरी स्ट्रक्चर टेल्स अबाउट द स्पेसिफिक सीक्वेंस इन विच एमिनो एसिड्स ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म अ पॉलीपेप्टाइड चेन। जैसे ही हम एमिनो एसिड्स चेंज करेंगे वैसे ही हमारी पॉलीपेप्टाइड चेन, और इसीलिए हमारा प्रोटीन भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। प्रोटीन कई तरह के हमारी बॉडी में हमने पहले भी पढ़ा था, केराटिन है, मायोसिन है, तो उन सब के अंदर एमिनो एसिड्स की संख्या अलग होगी, एमिनो एसिड्स की सीक्वेंस अलग होगी, यानी उनका प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होगा, अलग अलग होगा। ठीक है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इसके अंदर आपका क्वेश्चन कई बार 1 मार्क में पूछ लेते हैं, और वो ये कहते हैं कि अगर एक छोटी सी मिस्टेक हो जाए, सपोज करो हंड्रेड्स थाउजेंड्स ऑफ एमिनो एसिड्स आपस में जुड़कर क्या बना रहे हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर बना रहे हैं, और वहां पर सिर्फ एक गलती हो जाए कि एक एमिनो एसिड की जगह कोई दूसरा एमिनो एसिड आ जाए, यानी एक एमिनो एसिड दूसरे को रिप्लेस कर दे, तो कई बार काफी डेंजरस सिचुएशन हो जाती है, जैसा कि इस हीमोग्लोबिन में होता है। हीमोग्लोबिन के अंदर अगर ग्लूटामिक एसिड की जगह पे वैलिनी आ जाए, ग्लूटामिक एसिड एमिनो एसिड है और वैलिनी भी एक एमिनो एसिड है, तो ग्लूटामिक एसिड को रिप्लेस कौन कर दे, वैलिनी कर दे, तो एक डिजीज हो जाती है जिसको बोलते हैं सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया, और इसकी वजह से वो हीमोग्लोबिन डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो आप देखिए व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ प्राइमरी स्ट्रक्चर, जस्ट अ चेंज इन अ एमिनो एसिड कैन चेंज द सिचुएशन। जिस तरह से यहाँ हमने देखा कि सिकल सेल एनीमिया डिजीज हो जाती है सिर्फ एक एमिनो एसिड की चेंज होने से। सो आई थिंक इट विल बी क्लियर फॉर यू कि एमिनो एसिड की स्पेशल सीक्वेंस जिसमें वो पॉलीपेप्टाइड चेन को बनाते हैं उसको हम कहते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर, दैट इज द प्राइमरी स्ट्रक्चर। ऑब्वियसली इट इज वन डायमेंशनल, ये स्ट्रक्चर कैसा होगा, वन डायमेंशनल, एक स्ट्रेट लाइन में चलेगा। अब आते हैं हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर पे। जब प्राइमरी स्ट्रक्चर फोल्ड होगा, प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, फोल्ड हो जाएगा और H बॉन्डिंग बन जाएंगी। फोल्ड होने के बाद में कौन सी बॉन्डिंग हो जाएगी, H बॉन्डिंग हो जाएगी, तो हमें एक 2D स्ट्रक्चर मिलेगा, और उस 2D स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर में जब H बॉन्ड बन जाएंगे और उसकी वजह से वो फोल्ड हो जाएगा, तो फोल्ड होने के बाद हमें 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर मिलेगा जिसको हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी स्ट्रक्चर। अब ये जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है ये 2 तरह से हो सकता है। पहला आता है इसमें अल्फा हेलिक्स और दूसरा आता है बीटा प्लेटेड फॉर्म, और आगे जाकर ये बीटा प्लेटेड फॉर्म भी 2
तरह की हो सकती है, पैरेलल एंड एंटी पैरेलल। तो प्रोटीन का सबसे पहले हमने क्या करा, प्राइमरी स्ट्रक्चर। अब हम क्या कर रहे हैं, सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर कितने तरह का हो गया, 2 तरह का, अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड। और फिर बीटा प्लेटेड भी कितने तरह का हो गया, 2 तरह का हो गया, पैरेलल एंड एंटी पैरेलल। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर। अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर जो है आपको पता लग ही रहा होगा नाम से ही, हेलिक्स स्ट्रक्चर, कि ये इस तरह से कॉइल्स मिलेगा, स्प्रिंग की तरह स्ट्रक्चर मिलेगा, ठीक है। और ये कब मिलेगा, जब हमारी पॉलीपेप्टाइड चेन में लंबी होगी। जब पॉलीपेप्टाइड चेन कैसी होगी, लंबी होगी। और पॉलीपेप्टाइड चेन कब लंबी होगी, जब आर ग्रुप क्या होगा, लंबा हो जाएगा। हमें पता है एमिनो एसिड्स को हम कैसे लिखते थे, बोलो, CHR COOH एंड NH2। तो जो ये आर ग्रुप है, जो एल्काइल ग्रुप है, अगर ये एल्काइल ग्रुप बड़ा हो जाता है तो ऐसी स्थिति में कौन सा स्ट्रक्चर बनेगा, अल्फा हेलिक्स। कैसे बनेगा, इसको समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल लेके बताती हूँ। सपोज करो ये है हमारी एक पॉलीपेप्टाइड चेन, लंबी है पॉलीपेप्टाइड चेन। जैसे हमारे घरों में कोई रस्सी हो, पाइप हो, अगर वो लंबा होता है तो हमें पता है वो अपने आप मुड़ जाता है, ठीक है। तो वही केस है कि अगर आर ग्रुप बड़ा होगा तो हमारी पॉलीपेप्टाइड चेन कैसी हो जाएगी, लंबी हो जाएगी। और लंबी हो जाएगी तो वो क्या हो जाएगी, कॉइल हो जाएगी। जैसे ये हो रही है कॉइल, ये देखो, ये हो गई कॉइल। अब आप देखिए यहाँ से ये आपस में ये कैसे होल्ड होंगी, ये दोनों चीजें एक दूसरे से कैसे होल्ड होंगी, थ्रू H बॉन्डिंग। तो इसके और इसके बीच में क्या बन जाएगा, H बॉन्ड बन जाएगा। और उसकी वजह से ये पॉलीपेप्टाइड चेन कौन सी फॉर्म में आ गई, अल्फा हेलिक्स फॉर्म के अंदर आ गई। जनरली इसमें फर्स्ट और फोर्थ एमिनो एसिड्स जो है वो आपस में क्या बनाते हैं, H बॉन्ड। और उस H बॉन्ड की वजह से हमें इस तरह का स्ट्रक्चर मिलता है। और इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर, ठीक है। ये बहुत कई बार पूछते हैं कि अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर में कौन से बॉन्ड्स मिलते हैं। तो कौन से बॉन्ड्स मिलेंगे भाई, इसमें H बॉन्डिंग। और आप देखिए इसमें एक सिंगल पेप्टाइड चेन है और वो चेन लंबी है। और उसी एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन के एमिनो एसिड्स जो हैं वो आपस में एक दूसरे से क्या बना रहे हैं, H बॉन्ड बना रहे हैं। और उसकी वजह से वो स्पाइरल फॉर्म में आ रहा है, हेलिकल फॉर्म के अंदर आ रहा है। इस तरह के स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, अल्फा हेलिक्स। किसमें मिलेगा, जब आर ग्रुप कैसा होगा, बड़ा होगा, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे अल्फा केराटिन, इसका एग्जाम्पल क्या है, अल्फा केराटिन। हमने पढ़ा था केराटिन कौन से प्रोटीन होते हैं, फाइब्रस प्रोटीन होते हैं। तो उसी के एक एग्जाम्पल था केराटिन। और केराटिन के भी कई टाइप हैं, तो इसमें कौन सा केराटिन मिलेगा, अल्फा केराटिन। ये सबको समझ में आ गया। अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर, कौन सी बातें याद रखनी है, 2-3 बातें याद रखनी है। ये उन पॉलीपेप्टाइड चेन्स में मिलेगा जिनके अंदर आर ग्रुप कैसा होगा, बड़ा होगा। और आर ग्रुप बड़ा होने से पॉलीपेप्टाइड चेन कैसी हो जाएगी, लंबी हो जाएगी। लंबी हो जाएगी तो उसके फर्स्ट और फोर्थ एमिनो एसिड्स आपस में क्या बना लेंगे, H बॉन्ड। और H बॉन्ड बनाने से उसका स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, हेलिकल हो जाएगा। और इसका एग्जाम्पल कौन है, अल्फा केराटिन, ठीक है। चलिए अब हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर के दूसरे टाइप में आते हैं। और इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर। बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर ये कब मिलेगा, इस तरह का स्ट्रक्चर हमें तब मिलेगा जब हमारा आर ग्रुप कैसा होगा, छोटा होगा। अब आप बताओ, अगर आर ग्रुप छोटा होगा तो हमारी पॉलीपेप्टाइड चेन कैसी हो जाएगी, छोटी होगी। अब छोटी होगी तो वो अपने एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन के बीच में, जैसे यहाँ पर हमने कहा, H बॉन्ड तो बनेंगे नहीं, एक ही चेन तो मुड़ेगी नहीं। अगर हमारी पॉलीपेप्टाइड चेन छोटी है, सपोज करो हमारी पॉलीपेप्टाइड चेन इस तरह की है, इसको छोटा कर देते हैं, ये छोटी हो गई। अब आप बताओ क्या ये मुड़ेगी, नहीं मुड़ेगी। तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या होता है, ये जब पॉलीपेप्टाइड चेन छोटी हो गई तो ये नहीं मुड़ेगी। अब क्या होगा, सपोज करो ये हमारी एक पॉलीपेप्टाइड चेन है, ये वाली, और ये वाली हमारी क्या है, दूसरी पॉलीपेप्टाइड चेन है। और इन दोनों पॉलीपेप्टाइड चेन के बीच में
क्या बन जाएंगे, एच बॉन्ड। वो एच बॉन्ड इसको होल्ड करके रखेंगे। अब आप देखिए कितनी पॉलीपेप्टाइड चेन हो गई हमारी, ये वाली एक हो गई, ये दो, और दोनों आपस में किससे जुड़ गई, एच बॉन्ड से। फिर एक चेन और आएगी, वो भी किससे जुड़ जाएगी, एच बॉन्ड से। फिर एक और पॉलीपेप्टाइड चेन, वो भी किससे जुड़ जाएगी, एच बॉन्ड से। और इस तरह से एक के बाद एक कई सारी पॉलीपेप्टाइड चेन किससे जुड़ जाएंगी, एच बॉन्ड से। और जब वो आपस में जुड़ जाएंगी तो वी विल गेट अ शीट स्ट्रक्चर, यानी 2 डायमेंशनल शीट स्ट्रक्चर हमें मिल जाएगा। और जब एक शीट के ऊपर दूसरी शीट और दूसरी शीट के ऊपर तीसरी शीट जुड़ जाएगी, जैसे बुक में होता है, एक पेज के ऊपर दूसरा पेज, दूसरे पेज के ऊपर तीसरा पेज, वो आते हैं। तो और जब हम बुक को ऐसे करते हैं, एक एग्जांपल लेके बताती हूँ आपको। जैसे ये बुक है, ठीक है। अब इस बुक के अंदर ये हमारी क्या है, शीट है, और ये शीट जो है कई सारे पॉलीपेप्टाइड चेन से बनी हुई है। और ऐसी ऐसी हमारे पास में कई सारी शीट्स बन गई हैं। ये देखो कई सारी शीट्स बन गई, और ये सब शीट्स एक दूसरे के ऊपर क्या हो गई, स्टैक हो गई। और हम इसको इस तरीके से शो कर सकते हैं, दिस इज कॉल्ड बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर। ऐसे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर बोलेंगे। इस तरह से सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर बीटा प्लेटेड फॉर्म आपको समझ में आ गई होगी। इसका एग्जाम्पल है फाइब्रोइन। फाइब्रोइन जो है ये भी एक तरह का फाइब्रस प्रोटीन है, जो किसमें मिलता है, सिल्क में मिलता है। और हम सबको पता है सिल्क बहुत ही सॉफ्ट होता है, और इसीलिए पहले जो कहते थे ढाका की जो सिल्क है बहुत फेमस होती है, और उसको एक रिंग में से पूरी की पूरी साड़ी निकाल देते थे। तो वो क्यों सॉफ्ट होती है, क्योंकि उसमें बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि उसमें एक पॉलीपेप्टाइड चेन और दूसरी पॉलीपेप्टाइड चेन के बीच में क्या है, एच बॉन्डिंग, उसकी वजह से उसमें क्या हो जाती है, फोल्डिंग्स हो जाती है, और फोल्डिंग होने की वजह से वो सॉफ्ट हो जाती है, ठीक है। अब ये जो बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर है ये भी कितने तरह का होता है, 2 तरह का होता है। एक होता है पैरेलल और एक होता है एंटी पैरेलल। अब देखो पैरेलल और एंटी पैरेलल को समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा थोड़ा सा कि एमिनो एसिड्स कैसे पॉलीपेप्टाइड चेन बनाते हैं। सपोज करो ये एक एमिनो एसिड है NH2CHR, ये लिख देती हूँ मैं CHR और ये दूसरा एमिनो एसिड है NH2CHRCOOH, ठीक है। हमें पता है जो एमाइड बॉन्ड होते हैं वो किस तरीके से बनते हैं, इसका H रिमूव होगा, इसका OH रिमूव होगा, इसका H रिमूव होगा, इसका OH रिमूव होगा, और यहाँ से ये OH और ये H मिलकर क्या बना देंगे, वाटर। और इस तरह से वाटर रिमूव होकर एक डाइपेप्टाइड स्ट्रक्चर बनेगा। किस तरीके से बनेगा, NHCHR ये हमारी 2 एमिनो एसिड जुड़े हैं, और ये वाला जो बॉन्ड है हमारा कौन सा है, पेप्टाइड लिंकेज है। ऐसे ही इसमें और भी एमिनो एसिड्स जुड़ते चले जाएंगे। अब इसमें ये वाला जो N है और यहाँ क्या आ रहा है C, यानी कि ये N टर्मिनल है और ये कौन सा टर्मिनल है, C टर्मिनल है। अब यदि मैं एक और पॉलीपेप्टाइड चेन ले लूँ, बिल्कुल ऐसे ही ले लेती हूँ मैं कि NHCHRCONHCHRCO, ठीक है। अब इस H को मैं थोड़ा इस तरह से लिख दूँ और इस CO को मैं इस तरीके से लिख दूँ, तो देखो इस H और इस O के बीच में क्या हो जाएगी, H बॉन्डिंग, और इस तरह से एक पॉलीपेप्टाइड चेन और दूसरी पॉलीपेप्टाइड चेन के बीच में क्या हो जाएगी, H बॉन्डिंग हो जाएगी। अब यहाँ पर भी N टर्मिनल है और यहाँ पर भी N टर्मिनल है। अगली चेन में फिर यहाँ पे कौन सा टर्मिनल आ जाएगा और यहाँ कौन सा टर्मिनल आ जाएगा, C, यानी कि ये सेम डायरेक्शन में क्या करेंगी, रन करेंगी। तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, पैरेलल, जिसमें जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स है जिनके बीच में H बॉन्डिंग है वो एक ही डायरेक्शन में रन कर रही है, N से C की तरफ या C से N की तरफ। अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर दूं, ये जो हमारी सेकंड चेन है यहाँ पर हम इस तरीके से पॉलीपेप्टाइड चेन बनाएं कि इधर हमारा CO आ जाए, C डबल बॉन्ड O CHR
CONH, CHR एंड NH। ठीक है, तो ये हमारा H आ गया इधर। अब आप देखिए ये N टर्मिनल है, यहाँ कौन सा टर्मिनल है C, इनके बीच में क्या हो गई H बॉन्डिंग। इसी तरीके से यहाँ पर भी हमारा ये क्या हो गया C, इनके बीच में क्या हो गया H बॉन्डिंग। लेकिन यहाँ N टर्मिनल है तो यहाँ क्या है C टर्मिनल, यहाँ C टर्मिनल है तो यहाँ क्या है N टर्मिनल। तो यानी ये सेम डायरेक्शन में रन नहीं कर रही, ऑल्टरनेटिवली सेम डायरेक्शन में रन करेंगी। तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, एंटी पैरेलल। तो बीटा पीरियड स्ट्रक्चर कितने तरह का हो गया, दो तरह का, पैरेलल और एंटी पैरेलल। पैरेलल का एग्जांपल हमारा क्या हो जाएगा, केराटिन जो बालों में मिलता है, और एंटी पैरेलल का एग्जांपल हमारा क्या हो जाएगा, फाइब्रोइन। और फाइब्रोइन की जो मैंने भी आपसे बात करी थी कि फाइब्रोइन इज अ फाइब्रस प्रोटीन जो कि इसमें मिलता है सिल्क में। ठीक है, तो ये हमारे स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के दो भागों में हमने इसको स्टडी कर लिया, प्राइमरी स्ट्रक्चर एंड सेकेंडरी स्ट्रक्चर। अब हम करते हैं इसका टर्शरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो चलिए अब हम करते हैं टर्शरी स्ट्रक्चर, प्रोटीन का टर्शरी स्ट्रक्चर। मैंने आपको पहले बताया था कि प्राइमरी स्ट्रक्चर के फोल्ड होने से, और फोल्ड किससे हो रहा था, वो H बॉन्ड के थ्रू फोल्ड हो रहा था, तो हमें कौन सा स्ट्रक्चर मिला था, सेकेंडरी। अब सेकेंडरी स्ट्रक्चर के फोल्ड होने से हमें कौन सा स्ट्रक्चर मिलेगा, टर्शरी। तो एक्चुअली क्या होता है कि जब सेकेंडरी स्ट्रक्चर फोल्ड होता है किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, तो हमें एक 3D स्ट्रक्चर मिलता है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, जो एनर्जेटिकली मोस्ट स्टेबल होता है। और उस एनर्जेटिकली मोस्ट स्टेबल फॉर्म को हम क्या कहते हैं, नेटिव फॉर्म ऑफ प्रोटीन। अगर या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि अब प्रोटीन अपना रूप धारण कर चुका है, प्रोटीन अपनी शेप ले चुका है, क्योंकि अब हमें कौन सा स्ट्रक्चर मिल गया है, 3D स्ट्रक्चर मिल गया है। तो जो ये टर्शरी स्ट्रक्चर है ये दो तरह का होता है, एक होता है इसमें फाइब्रस और एक होता है ग्लोबुलर। अब आप कहोगे ये तो हमने क्लासिफिकेशन में पढ़ा था, बोलो क्लासिफिकेशन किसका था, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। तो देख लो ये स्ट्रक्चर आ गया है, कौन सा स्ट्रक्चर आ गया है, फाइब्रस प्रोटीन एंड ग्लोबुलर प्रोटीन। तो फाइब्रस प्रोटीन में क्या होता है, देखो हमें ये मिला स्ट्रक्चर, ये हमें पॉलीपेप्टाइड चेन मिल गई। ये कौन सी स्ट्रक्चर मिली हमें, अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर मिली। ठीक है, अब इस अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर में हमें एक चेन मिली, अब इसके साथ में दूसरी चेन क्या होगी, कॉइल अप होगी, फिर तीसरी चेन कॉइल होगी, फोल्ड हो गई सॉरी, और इस तरह से एक के ऊपर एक कई सारी फोल्ड हो जाएंगी। तो ये हमें जो स्ट्रक्चर मिल जाएगा वो किसकी तरह मिलेगा, रोप की तरह मिल जाएगा। जैसे कई सारे धागे मिल करके एक क्या बना देते हैं, रस्सी बना देते हैं, वैसे ही कई सारे हेलिकल स्ट्रक्चर आपस में मिलकर क्या बना देंगे, रोप लाइक स्ट्रक्चर, जो कौन से प्रोटीन को फॉर्म करेगा, फाइब्रस को। ठीक है, ग्लोबुलर प्रोटीन में क्या होगा, ग्लोबुलर प्रोटीन में जो ये है ये ऐसे घूम जाएंगी, जो ये हमारे हेलिकल स्ट्रक्चर्स टाइप के, ये आपस में क्या हो जाएंगे, स्फेरिकल शेप एक्वायर कर लेंगे। एक पॉलीपेप्टाइड चेन, फिर इसके अंदर दूसरी पॉलीपेप्टाइड चेन, फिर इसके अंदर तीसरी पॉलीपेप्टाइड चेन, और इस तरह से हमें एक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा स्फेरिकल शेप का स्ट्रक्चर मिल जाएगा, जिसको हम क्या कहते हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन। तो टर्शरी स्ट्रक्चर में हमें जो मेन बातें ध्यान रखनी है वो ध्यान में रख के और फिर अपना स्टेटमेंट बना दो कि जो टर्शरी स्ट्रक्चर है वो हमें सेकेंडरी स्ट्रक्चर के फोल्डिंग से मिलता है, पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर ये अपनी एक पर्टिकुलर शेप ले लेता है, और वो एनर्जेटिकली मोर स्टेबल फॉर्म होती है। उस फॉर्म को हम क्या कहते हैं, नेटिव फॉर्म। और वो नेटिव फॉर्म कैसी होती है, 3D। और ये नेटिव फॉर्म दो तरह की हो सकती है, फाइब्रस और ग्लोबुलर। जो फाइब्रस है वो रोप लाइक हो जाती है, और जो ग्लोबुलर है वो स्फेरिकल हो जाती है। सिंपल। अब क्वाटरनरी स्ट्रक्चर जो है वो एक्चुअली स्पेस में अरेंजमेंट है।
जो ये हमारा टर्शियरी स्ट्रक्चर बनता है उसका स्पेस में कैसे अरेंजमेंट है। अब ऐसा इसके बारे में मैं आपको थोड़ा इस तरीके से बता सकती हूँ कि सपोज करो ये हमारी क्या हो गया, टर्शियरी स्ट्रक्चर हो गया एक, ये हमारा हो गया दूसरा टर्शियरी स्ट्रक्चर, और ये हमारा क्या हो गया, तीसरा टर्शियरी स्ट्रक्चर। अब ये टर्शियरी स्ट्रक्चर आपस में कैसे अरेंज हैं, तो आपस में जब वो अरेंज होकर जो शेप लेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। टर्शियरी स्ट्रक्चर्स जो हैं वो स्पेस में किस तरीके से पोजीशंस लेंगे एक दूसरे के रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू ईच अदर, उसको हम क्या बोलेंगे, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। So this is all about structure of protein. As such full question एग्जाम में बहुत कम पूछते हैं। हाँ, इसका कभी प्राइमरी स्ट्रक्चर के बारे में पूछ लिया या सेकेंडरी के बारे में पूछ लिया या टर्शियरी के बारे में, क्वाटरनरी के बारे में बहुत ही कम क्वेश्चन और रेयर चांस इसके अंदर पूछते हैं। अदरवाइज मेनली आपका क्वेश्चन किससे बनता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी से बनता है। ठीक है, प्राइमरी स्ट्रक्चर में हमने अमीनो एसिड की क्या करी थी, स्पेशल सीक्वेंस करी। सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर हमने एच बॉन्डिंग हुई और एच बॉन्डिंग के थ्रू हमें दो तरह के स्ट्रक्चर मिले। पहला हमें अल्फा हेलिक्स मिला, दूसरा बीटा प्लेटेड मिला। फिर बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर हमें दो फॉर्म में मिला, पैरेलल और एंटी पैरेलल में। जब सेकेंडरी स्ट्रक्चर में फोल्डिंग हुई तो पर्टिकुलर टेम्परेचर पर हमें एनर्जेटिकली स्टेबल फॉर्म मिली जो 3 डायमेंशनल थी, और उसको हमने क्या कहा, नेटिव प्रोटीन। और नेटिव प्रोटीन की दो तरह के स्ट्रक्चर हो सकते हैं, या तो फाइब्रस या ग्लोबुलर। और फिर जब ये प्रोटीन पूरा तैयार हो जाते हैं तो ये प्रोटीन की जो अलग अलग पॉलीपेप्टाइड चेन, जो छोटी मोटी पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, वो स्पेस में एक दूसरे के रेस्पेक्ट में किस तरीके से अरेंज होती है, उससे उसका क्या बन जाता है, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। सो दिस इज ऑल अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। मैंने कोशिश करी कि आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से समझा दूँ, और जब तक आपके माइंड में इमेज डेवलप नहीं होती, जैसे मैंने आपको भी वायर लेके आपको एक एग्जाम्पल बताया था, तो अपने माइंड में इमेज डेवलप करो ताकि वो चीज़ आपको याद हो जाए। जब हमारी आंखों के सामने वो इमेजेस चलेंगी तो वो चीज़ हमें अपने आप याद होगी। ठीक है, स्टे होम, स्टे सेफ एंड डू स्टडी।